है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे डी फार्मा प्रवेश परीक्षा 2022 की। इसमें यूपी पॉलिटेक्निक परीक्षा के अंतर्गत ये होता है। इसमें आपको एडमिशन मिलता है। इसमें इंटर पास आउट जो कैंडिडेट्स होते हैं वही इसमें अप्लाई करते हैं। तो जो मॉडल पेपर है या जो एग्ज़ाम पेपर होता है वो भी इंटरमीडिएट के जो है सिलेबस पर ही निर्भर है। उस पर हमने वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ हम बात करेंगे जो इस पर्टिकुलर वीडियो में फिजिक्स का मॉडल पेपर के कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना होने पाए इसलिए कम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फिर अगले वीडियो में और क्वेश्चंस, फिर इस तरह से रेगुलर इंटरवल पर हम अब जो है डिस्कस करते रहेंगे इस तरीके के पेपर्स और इस तरीके के क्वेश्चंस को, और आपकी तैयारी कराते रहेंगे, वो भी यूट्यूब पर। आपको कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए यहाँ हमने एक क्वेश्चन लिया है। इसमें क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं, इसे पढ़िए और थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए और साथ में ही इसे लगाते हैं और फिर इसको ऑप्शंस को आपको बताते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। प्रॉपर वे में हमें डिस्कशन करना है जिससे आपको कहीं कॉपी बुक पेन की ज़रूरत ना पड़े। जो क्वेश्चन है वो यहीं पर आपको समझ में आ जाए, ये हमारा प्रयास रहेगा। एक पिंड पर 40 न्यूटन का बल लगता है, यानी 40 न्यूटन्स का फोर्स लगता है यदि बल की क्रिया रेखा तथा विस्थापन विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, तो जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में 45 डिग्री का एंगल है। जो आपकी क्रिया रेखा है और जो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है दोनों के बीच में 45 यानी 45 डिग्री का जो है कोण एंगल बनता है। तो पिंड को 2 मीटर विस्थापित करने के लिए, जो 2 मीटर है यहाँ पर देखिए, एक इंपॉर्टेंट 2 मीटर विस्थापित करने के लिए डिस्प्लेसमेंट, एक एंगल ये और ये 3 इंफॉर्मेशन हमें दी गई हैं और हमसे पूछा गया है वर्क यानी कार्य यहाँ पर पूछा गया है। अब इस क्वेश्चंस को हम लगाते हैं यहाँ पर। अब देखिए इस क्वेश्चंस को लगाने का जो तरीका है उसे हम सबसे पहले आपको करते हैं कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो फार्मूला होता है वो फार्मूला क्या होता है, W इक्वल टू एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट यानी एस से हम डिनोट करते हैं, या हम कहीं कहीं आप इसको एफ एस कॉस थीटा के नाम से भी इसे पढ़ लेते हैं। तो यहाँ आप सभी लोग जानते हैं कि जो एफ है हमारा, वो एफ हमारा फोर्स है। तो उस फोर्स को अगर हम यहाँ पर डिस्कस करने की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फोर्स जो है हमारा वो हमारा होगा एफ, यानी ये पर्टिकुलर हमारा 40 डिग्री होगा। फिर उसके बाद जो थीटा की बात करते हैं वो 45 डिग्री है। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो ये एस है। तो इन तीनों चीज़ों को यहाँ पर हम रख देते हैं। तो आप जैसे ही यहाँ पर तीनों चीज़ों को रखेंगे, आपने इसका फॉर्मूला देख लिया था। अब यहाँ पर हमने सीधे W इक्वल टू, हमने फोर्स की जगह पर यानी 40 न्यूटन्स रखा, कॉस थीटा की जगह पर हमको रखना है 45 डिग्री और मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देना है यहाँ पर। तो देखिए जैसे ही हम 45 का जो मान रखेंगे यहाँ पर, तो 40 और यहाँ कॉस 45 का जो मान है वो 1/√2 इसका आंसर होता है और मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया। तो यहाँ देखिए जैसे ही हम इसे कैंसिल आउट करते हैं, तो यहाँ जैसे ही हम इसे कैंसिल आउट करेंगे यानी ये इससे कैंसिल आउट हो करेंगे तो यहाँ पर हमें √2 आंसर मिलेगा। तो जब दोनों 40 और 40√2 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई होंगे तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी जो ऑप्शन हमें सही मिलेगा वो क्या होगा, 40√2 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं जो हमने बताने की प्रक्रिया और चीज़ों को समझाने की कोशिश की है आप उसे प्रॉपर वे में समझ गए होंगे। अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस आपके सामने हैं एक साथ यहाँ पर। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो 2 क्वेश्चंस हैं उसमें एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। तो यहाँ कन्फ्यूजन करने के लिए आपको देखिए, आप सभी लोग जानते हैं 7 होता है, यानी 10⁻7 आप सभी लोग जानते हैं होता है। लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन के लिए देखिए -7 और यहाँ पर +7 दे दिया जाता है। फिर क्या होता है आपके साथ
कन्फ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो जाता है कि -7 था या +7 था। अब आप डाउट में आके यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी और हिचकिचाहट की वजह से आप नेगेटिव मार्किंग में चले जाते हैं। तो यहाँ आपको कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, आप आसानी से चीज़ों को समझिए। इसका जो ऑप्शन होता है वो प्लस वाला होता है, यानी 10⁻7 अर्ग होता है 1 जूल के बराबर। तो क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं यहाँ पर। तो घूर्ण करते हुए पिंड के लिए कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, एक तो कोणीय संवेग की आपको डिफिनीशन पता होनी चाहिए, तथा जड़त्व आघूर्ण के बीच संबंध क्या है। तो यहां आप जब जानते हैं तो ये J = I और ओमेगा, ये इसका रिलेशन होता है, यही इसका फॉर्मूला होता है। तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 3 का ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। उम्मीद है आप इसके क्या करिए, अगर आपको चीज़ों को देखना है तो आप थोड़ा सा डिटेल में जाकर कोणीय संवेग क्या होता है और जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, इन दोनों को किताब में आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 4th की बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4th में आप देखेंगे कि एक उपग्रह पृथ्वी के समीप एक कक्षा में परिक्रमण कर रहा है और पृथ्वी की त्रिज्या, यहाँ पृथ्वी की त्रिज्या यानी R 6.4 × 10⁻6 मीटर हमको मानना है। मानते हुए उपग्रह की कक्षीय चाल, यानी कक्षीय चाल निकालनी है हमें। यहाँ पर जी हमें दिया गया है 9.8 का इस्तेमाल करना है। तो आपके सामने सवाल है, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। हम सबसे पहले जब न्यूमेरिकल लगाते हैं फिजिक्स में तो क्या करना होता है हमें कि सबसे पहले हमें उन चीज़ों को मेंशन कर लेना होता है जो फार्मूले के हिसाब से फिट बैठती हैं। 2 चीज़ें ये न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई हैं और निकालना क्या है, कक्षीय चाल निकालनी है। अब हमें फॉर्मूला जो है, इसका सूत्र हमें पता होना चाहिए कक्षीय चाल का। तो आप सभी लोग जानते हैं कि V0 = जो है तो रूट के अंदर g/r यानी रेडियस, ये इसका फार्मूला होता है। अब जब फार्मूला आपके सामने है तो लगाने में किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो यहाँ आप देखिए, इसको 6.4 × 10⁻6 मल्टीप्लाइड बाई जी 9.8। इसे आप जब सॉल्व करेंगे, जब इसे आप सॉल्व करेंगे इसे, तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे 6.4 का और 9.8 का, जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ऑप्शन आपको ये वाला मिल जाएगा। आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की त्रुटि इसमें नहीं है। आप आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। और रूट से है तो क्योंकि इसका जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू हम बता देते हैं आपको। तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये आप इसमें से मल्टीप्लाई करके जो है 10⁻3 बाहर कर लेंगे और बाकी चीज़ों का वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल किससे निकालेंगे, भाग विधि से। भाग विधि से उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, जो आएगा उसे यहाँ पर इसके मल्टीप्लिकेशन में या उसके साथ में हम लिख देंगे। ये जो वर्गमूल से आएगी वैल्यू वो आप यहाँ लिख सकते हैं। क्लियर कट हो गया होगा। अब आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही होगी। एक और क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट बेस होगा उसकी हम बात कर लेते हैं। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल क्यों नहीं है। तो ये क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल क्यों नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। यह पृथ्वी के निकट है, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। तो यहाँ आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं कि निकट होने का तो कोई रीज़न ही नहीं बनता यहाँ पर, यानी जो निकट होने की बात यहाँ कही जा रही है उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। परिक्रमा करता है, इससे क्या लेना देना वायुमंडल का। और यहाँ पर जो है सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है, इससे भी कोई लेना देना नहीं। तो अगर आपको कुछ और आइडियाज़ नहीं लगते हैं तब भी आप इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, यही करेक्ट ऑप्शन भी होगा। लेकिन यहाँ आप देखेंगे जो पलायन यानी स्केप वेलोसिटी जो होती है और यहाँ वर्ग माध्य मूल वेग
की जो बात की गई है वो उससे कम होता है। इसीलिए जो गैस के अणु हैं, जो अणु होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आपके काफ़ी जो है दिक्कत करते हैं। एक जगह इकट्ठे होना ना होना, इन सब चीज़ों की वजह से वायुमंडल जो है नहीं बन पाता। तो यानी चंद्रमा पर कोई वायुमंडल इसी वजह से नहीं है। तो ये कुछ फार्मूले हमने, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरीके के और वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट यूपी पॉलिटेक्निक के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आकर आप वीडियो सारे देख सकते हैं। यूपी पॉलिटेक्निक के नाम से आपको वीडियो प्लेलिस्ट मिलेगी, उसी में आपको ये सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।